के लिए भारत में आई, उन्होंने किस प्रकार से अपना व्यापार बढ़ाया, वाणिज्य बढ़ाया और किस प्रकार से व्यापार वाणिज्य की आड़ में अपनी राजनीतिक साम्राज्यवादी पिपासा को शांत किया। ये सब टॉपिक जो है आज आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन, बच्चों आप लोगों को आज जो है पुर्तगाली जो भारत में कंपनियां आई, जो भारत में व्यापारी आए, जिन देशों से आए उन्होंने अपने अपने व्यापार बढ़ाए। तो पहले आप लोग ये समझ लें कि कौन कौन से देश आए। तो पुर्तगाली आए, इसके बाद पुर्तगालियों के बाद डच आए, डच के बाद अंग्रेज आए, अंग्रेज के बाद डेनिश आए और डेनिश के बाद फ्रांसीसी आए। तो इनका आने का क्रम ये था, ये देश थे, लेकिन यदि कंपनियों की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे पहले कंपनी पुर्तगाली कंपनी बनी, इसके बाद अंग्रेज कंपनी बनी, इसके बाद डच कंपनी बनी, डच के बाद डेनिश कंपनी और डेनिश के बाद फ्रांसीसी। तो बच्चों इस बात में बड़ा, परीक्षा की दृष्टि से इस बात में बड़ा कंफ्यूजन रहता है और परीक्षा में पूछा जाता है प्रश्न बार बार कि भारत में क्रम से कौन कौन से देश आए व्यापार के लिए, या व्यापारी आए। तो व्यापारी पहले, सबसे पहले पुर्तगाली आए, इसके बाद डच आए, डच के बाद अंग्रेज आए, अंग्रेजों के बाद डेनिश आए और डेनिश के बाद फ्रांसीसी आए। लेकिन यदि कंपनी की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे पहले पुर्तगाली आए, पुर्तगालियों ने अपनी कंपनी बसाई। सबसे पहले पुर्तगालियों की कंपनी भारत में आई, कंपनी की स्थापना हुई। इसके बाद अंग्रेजों की कंपनी की हुई स्थापना, इसके बाद डच कंपनी की, डेनिश कंपनी और फ्रांसीसी। यानी इसमें जो है सबसे पहले नंबर पर पुर्तगाली दोनों तरफ है और अंत में फ्रांसीसी दोनों तरफ है। बीच में खाली जो है डच बदल गए, डच और अंग्रेजों में बदलाहट हुई हर जगह थोड़ी सी। इतना है कि डच लोग व्यापार की दृष्टि से भारत में पहले आ गए थे। ठीक है नहीं बच्चों?
लेकिन डच कंपनी की स्थापना जो है 1602 में हुई थी, जबकि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में हो गई थी। इस प्रकार से बच्चों सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये यूरोपीय व्यापारियों का आगमन कैसे हुआ, इसका क्या उद्देश्य था। तो सबसे पहले समझें आप लोग भारत का नक्शा। बच्चों लगभग इस प्रकार का भारत का नक्शा है, और यहाँ पर पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान, ऊपर ईरान इधर को, और यहाँ पर जो है इस प्रकार से ये जो है फारस की खाड़ी है यहाँ पर बच्चों। इस तरफ ये यहाँ पर भारत का जो है ये जो क्षेत्र है इसे अरब सागर कहते हैं। अरब सागर में ये जो इधर है ये क्या है, खंभात की खाड़ी। खंभाती खाड़ी कहाँ पर है बच्चों? तो खंभाती खाड़ी गुजरात के पास है, और जबकि यहाँ पर जो है ये जो है कैसी है, बंगाल की खाड़ी। और बच्चों यहाँ पर जो फैला हुआ है ये क्या है, हिंद महासागर। हिंद महासागर, हिंद ओशियन, अरब, अरेबियन सी, द गल्फ ऑफ खंभात, द गल्फ ऑफ बंगाल, ये क्रम है। और भारत से ही इस तरफ को पश्चिम की ओर जो है भारत की खाड़ी है। यहाँ पर मक्का आदि जो है अरब है, अरब कंट्रीज हैं। यहाँ पर कौन सा है, अरब कंट्री। अरबी देश है, यहाँ मक्का है, हारमुज है आदि जो है, अदन है, भारत की खाड़ी है। ये तमाम जगह हैं जो व्यापार की दृष्टि से प्राचीन काल से ही महत्वपूर्ण था। तो बच्चों सबसे पहले आप लोगों को इनका प्राचीन इतिहास बताना होगा कि किस प्रकार से यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन का उद्देश्य क्या था, क्या कारण थे। तो सबसे पहले कारण पर ध्यान देना है। कारण CAUSES यानी कॉजेज, क्या कॉजेज थे। तो इसके लिए सबसे पहले आप देखें
इनकी मांग क्या थी, डिमांड क्या थी, डिमांड। भारत क्यों महत्वपूर्ण था, व्यापार की दृष्टि से भारत क्यों महत्वपूर्ण था? तो भारत से मसाले, वस्त्र, खनिज संपदा और कुछ जानवर, ये चार चीजें बड़ी महत्वपूर्ण थी, जो जिनकी मांग प्राचीन समय से ही हमेशा रही। तो बच्चों इस बात को आप जो है नोटबुक में लिख लें कि ये चार चीजें हैं, मसाले पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर वस्त्र, तीसरे नंबर पर खनिज संपदा और चौथे नंबर पर जानवर। कुछ महत्वपूर्ण जानवर थे जिनका मांस पश्चिम की कंट्रीज खाना पसंद करती थी। बाबेरू जातक में लिखा हुआ है कि कौवा और मोरों का निर्यात पश्चिम को होता था। किसमें लिखा? बाबेरू जातक में। इस प्रकार से हम देखते हैं कि मौर्य काल में भी जब राजा जो है बिंदुसार था, यानी सम्राट अशोक महान का पिता बिंदुसार था, उसने भी जो है कि उसके समय में पश्चिम के देशों से कुछ आदान प्रदान हुआ था, जिसमें उसने सूखे अंजीर की मांग की थी पश्चिम से। ठीक है बच्चों, सूखे अंजीर, मदिरा और एक दार्शनिक, इन तीन चीजों की मांग की थी बिंदुसार ने, जिसमें दार्शनिक की मांग जो है अस्वीकार कर दी गई थी, लेकिन जो है मदिरा और अंजीर, सूखे अंजीर उसे भेज दिए गए थे। तो इस प्रकार से ये भारत से निर्यात होने वाली चीजें थी, लेकिन भारत में जो आयात होने वाली चीजें थी वो कम थी, इसलिए व्यापार जो है हमेशा भारत के पक्ष में रहा। बच्चों इस बात का ध्यान दें, प्राचीन समय में जो व्यापार था वो भारत के पक्ष में रहा। जिस समय ईरान का साम्राज्य, जिस समय रोमन साम्राज्य, उस समय संसार में चार बड़े बड़े साम्राज्य थे, ईरानी साम्राज्य, रोमन साम्राज्य, भारत का साम्राज्य और भारत का साम्राज्य और चीन का साम्राज्य, ये जो है चार महत्वपूर्ण साम्राज्य थे, बड़े बड़े साम्राज्य थे। लेकिन फिर भी इनमें जो आपस में व्यापार होता था वो हमेशा भारतीयों के पक्ष में होता था। चीन से रेशम जो है भारत की साम्राज्य की सीमा से होता हुआ ही पश्चिम की हो जाता था, और पश्चिम का माल जो है, अच्छा यहाँ पर भारत का जो है ये कोरोमंडल तट, खंबाती खाड़ी वाला क्षेत्र, यानी भारत का पूर्वी और पश्चिमी बंदरगाह महत्वपूर्ण थे। उनमें से जो पश्चिम को निर्यात होता था वो पश्चिमी बंदरगाहों से होता था। तो भारत के महत्वपूर्ण पश्चिमी बंदरगाह ध्यान दें आप लोग। पश्चिम में केम्बे, सूरत, खंभात, आते थे, जबकि पूरी बंदरगाह में ताम्रलिप्ति, ये बंदरगाह महत्वपूर्ण थे।
यहाँ से जो है निर्यात और आयात होता था। तो भारतीय मसालों की, भारतीय वस्तुओं की, भारतीय खनिज संपदा की इतनी अत्यधिक मांग थी कि जब रोमन साम्राज्य था उस समय काली मिर्च को जो है, मसालों की क्यों जरूरत थी भाई, आप लोग बता दें बच्चों। तो मसालों की इसलिए जरूरत थी कि पश्चिम की कंट्रीज में जो है सर्दी अधिक पड़ती है, तो मांस को जो है स्वादिष्ट बनाने के लिए काली मिर्च और गरम मसालों की जरूरत पड़ती है, जो कि इंडोनेशिया यानी जावा द्वीप समूह और भारत में ही मालाबार तट में, केरल का जो तट है कोरोमंडल तट, वहां पर गरम मसालों की ज्यादा उत्पादकता थी। इसे प्राचीन समय से गरम मसाले जो है पश्चिम के देशों में जाया करते थे और वहां से जो है ये स्वर्ण के रूप में उनसे वस्तु विनिमय कम होता था, बल्कि स्वर्ण मुद्रा के रूप में खरीदारी की जाती थी। अतः सोना जो है पश्चिम से आकर हमारे देश में इकट्ठा होता चला गया और ये सोना जो है भारत के पक्ष में रहा, व्यापार भारत के पक्ष में रहा। यवन प्रिय यानी इतना जो है गरम मसालों में काली मिर्च यवनों को इतनी प्रिय थी कि इसका नाम ही क्या हो गया, यवन। यवन का मतलब होता है यूनानी लोग, यवन प्रिय। ताम्रलिप्ति से जो है मलमल जाता था, मलमल जो है एक वस्त्र था जिसके घांगरे बनाए जाते थे। रोमन साम्राज्य में घांगरे बनाकर महिलाएं पहनती थीं और वो इतने पारदर्शक होता था तो उसका पूरे शरीर का वो दिखाई देता था। इसलिए प्रेमी ने कहा है कि भारतीय मलमल ने हमारे देश की सभ्यता को नष्ट कर दिया। इस प्रकार से इन बंदरगाहों का हमने बताया, इनका कारण बताया। अब एक कारण ये था, हमने प्राचीन समय के संदर्भ में बता दिया आप लोगों को। अब आपको बच्चों ये समझना है कि व्यापार जो है हमेशा जैसा भारत के बंदरगाहों से एक तो जल मार्ग था, एक थल मार्ग था, एक फारस की खाड़ी होते हुए जाता था, एक लाल सागर से होते हुए जाता था, एक जल मार्ग से, एक थल मार्ग से। जल मार्ग से जो फारस की खाड़ी होते हुए व्यापार होता था, उस पर जो है अरबी व्यापारियों का नियंत्रण था। इसलिए अरब के कुछ जो है व्यापारी भारत में कोरोमंडल तट पर अपना निवासी बनाए हुए थे व्यापार के लिए। ये जो है बिचौलियों का काम करते थे। दक्षिण भारत में चेटियार एक जाति थी, वो जो है व्यापार पर नियंत्रण किए हुए थी, यानी व्यापार उन्हीं के पक्ष में होता था। समस्त व्यापार को वो अपने हाथ में लिए हुए थी। इस प्रकार से बच्चों ध्यान दें कि कौन कौन से दो लोग हो गए, एक तो अरबी लोग, दूसरे चेटियार लोग। ये दो लोग बिचौलियों का काम करते थे और व्यापार इन्हीं के नियंत्रण से होकर जाता था। इस प्रकार से जो है पूरब का माल पश्चिम को और पश्चिम का माल पूरब को, इन दोनों बिचौलियों के माध्यम से होकर ही जाता था, जिसमें ये लोग अत्यधिक मुनाफा कमाते थे।
तो होगा क्या कि जब जो है रोमन साम्राज्य का पतन हो गया, इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार हो रहा था, तो उसी समय तुर्कों ने रोमन साम्राज्य की पूर्वी राजधानी कुस्तुनतुनिया पर 1453 में अधिकार कर लिया। बच्चों ध्यान दें, ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। अगर इस बात को आप ध्यान नहीं देंगे तो ये पूरा चैप्टर ही आपको समझ में नहीं आएगा। क्या कारण था कि यूरोपीय व्यापारियों का भारत में आगमन हुआ। एक तथ्य और आप लोग बता दें, एक आता है कि भारत की खोज। तो भारत की खोज का मतलब क्या है कि भारत इसके पहले देखिए पश्चिम में आप लोग बता चुके हैं कि पहले भी भारत का ईसा पूर्व से ही व्यापार पश्चिम के देशों में चल रहा था। तो फिर खोज का मतलब क्या है कि भारत क्या खो गया था, जिसको खोजा गया है, कहीं खो गया था भारत? तो यही प्रश्न का उत्तर जो है हम आपको बता रहे हैं कि 1453 में तुर्कों ने रोमन साम्राज्य की पूर्वी राजधानी कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया। कब कर लिया बच्चों? 1453 ईस्वी में तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया। एक कुस्तुनतुनिया पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी थी। बच्चों इस चीज को ध्यान दें कि 1453 का सन अति महत्वपूर्ण है। यहाँ से इतिहास में एक नया बदलाव आया है, क्योंकि ये जो है कुस्तुनतुनिया ऐसी जगह पड़ता था कि जहाँ से स्थल मार्ग के द्वारा व्यापार जो है पश्चिम को जाता था। ये पूरा क्षेत्र था, पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी थी। अतः अब व्यापार का एक क्षेत्र बचा जो समुद्री मार्ग था, क्योंकि मध्यकाल में समुद्री मार्ग पर एक तो डाकुओं का डर हो गया था। अधिक मात्रा में डाकू जो है जहाजों को लूट लेते थे। उस पर भी इस्लाम धर्म के प्रसार ने अरबों का उत्कर्ष कर दिया, जिससे अरबी लोगों ने व्यापार पर अधिकार कर लिया। अतः जो है पश्चिम के लोगों ने समुद्री मार्ग को त्याग दिया था, और जो व्यापार होता था मध्यकाल में वो जो है कुस्तुनतुनिया होते हुए ही होता था। जब तुर्कों ने यहाँ अधिकार कर लिया तो चूंकि ये भी इस्लामिक कंट्री थी, कुस्तुनतुनिया पर भी इस्लाम का झंडा लहरा गया। तो अब सवाल ये उठा कि भाई भारत तक कैसे पहुंचा जाए, क्या किया जाए, क्योंकि भारत से वस्त्र, भारत से गर्म मसाले की मांग जो है हमेशा से प्राचीन समय से ही रही है। इनकी पूर्ति कैसे की जाए, कैसे भारत को के लिए रास्ता खोजा जाए, यही प्रयास था। बच्चों समझ लेना आप, यही प्रयास था भारत की खोज का। समझ गए बच्चों? भारत पहले से भी था, पश्चिमी कंट्री पहले से ही वहां पर आती थी। तो यूनानी साम्राज्य के पतन के पश्चात रोमन साम्राज्य बना। रोमन साम्राज्य के पतन के पश्चात भी व्यापार जो है रोमन साम्राज्य के अनेकों टुकड़े हो गए, लेकिन व्यापार जो है अबाधित रहा। व्यापार में गिरावट जरूर आई, लेकिन कुछ ना कुछ मात्रा में व्यापार होता रहा। लेकिन 1453 में जब जो है पूर्वी रोमन साम्राज्य जो है रोमनों की सभ्यता का अंतिम प्रतीक, रोमन साम्राज्य का अंतिम गढ़ जो है तुर्कों ने फतह कर लिया, तो यहाँ से कहानी जो है फिर दूसरी हो गई। यहाँ पर फिर हुआ क्या कि 1453 में जब तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया, तो पश्चिम की कंट्री ने जो है अभी तक पश्चिम में वेनिस के लोग ज्यादा, जेनेवा वेनिस के लोग व्यापार पर कब्जा किए हुए थे।
अब उनके समक्ष भी जो है समस्या आ गई, उनका व्यापार भी शिथिल पड़ गया। अच्छा, इस व्यापार में जो है स्पेन और पुर्तगाल को अलग ही इन लोगों ने रखा था, ये उपेक्षित थे। अतः अब जो है पुर्तगाल और स्पेन के लोगों ने प्रयास करना प्रारंभ कर दिया, भौगोलिक खोजें प्रारंभ की। भौगोलिक खोजों ने नए नए क्षेत्र का जो जानकारी दी, जिसके परिणाम स्वरूप भारत तक पहुंचने के मार्ग के लिए प्रयास प्रारंभ हो गए। तो बच्चों ध्यान दें आप कि किस प्रकार से भारत पर तुर्कों का आक्रमण हुआ। और आप समझिए कि स्पेन और पुर्तगाल की कहानी, तो बच्चों पुर्तगाल में एक राजा था, हेनरी राजकुमार था। उसे जो है समुद्र की यात्रा करने, नई नई खोजें करने, इसमें बड़ी रुचि थी। इसलिए उसका नाम ही हेनरी द नेविगेटर रख दिया गया। बच्चों ध्यान दें आप लोग, ये कहाँ का था? ये पुर्तगाल का था, पुर्तगाल का राजा था। इसे आप जो है नोट कर लें। परीक्षा में बहुत ज्यादा पूछा जाता है ये कि हेनरी द नेविगेटर। तो हेनरी द नेविगेटर किसे कहा जाता है, कौन था? तो यह पुर्तगाल का एक राजा था। इसने सामुद्रिक खोजों के लिए, नए नए जहाज बनवाने के लिए एक नौसैनिक स्कूल भी खोला। अतः इसका नाम ही हेनरी द नेविगेटर पड़ गया। यानी हेनरी एक नाविक, मतलब नेविगेटर का मतलब होता नाविक है। इसलिए बच्चों ये परीक्षा की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है। इसने नई नई खोजें समुद्र में अपने जो है जो नाविकों को भेजा, और भारत की खोज के लिए अनेकों प्रयास किए गए। उसी समय एक नाविक था वास्को डी गामा, लेकिन वास्को डी गामा से पहले पुर्तगाल का ही एक बार्थोलोमो डियाज, क्या नाम था बच्चों? बार्थोलोमो डियाज।
ये पुर्तगाली नाविक था और इस पुर्तगाली नाविक ने आशा अंतरिक्ष की खोज की। इसको आप लोग नोट कर लें कि आशा अंतरिक्ष की बार्थोलोमो डियाज ने बच्चों ध्यान दें तो बार्थोलोमो डियाज ने आशा अंतरिक्ष जिसे बोलते हैं द केप ऑफ गुड होप, आशा अंतरिक्ष की खोज की। तो सबसे पहले आप लोगों को यह समझना है कि आशा अंतरिक्ष क्या है, क्योंकि फ्रांस का ये फ्रांस का तट है, यहाँ पर यूरोप है। ऐसे बता दें बच्चों, ये अफ्रीका महाद्वीप है बच्चों, यहाँ यूरोप हो गया, ये पुर्तगाल हो गया, यहाँ स्पेन हो गया। तो पुर्तगाल के नाविक बार्थोलोमो डियाज ने चलते हुए ऐसी रास्ता प्राप्त की बच्चों। ये जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र इसी को बोलते हैं आशा अंतरिक्ष। आशा द केप ऑफ गुड होप, यहां से होते हुए भारत के लिए एक यानी आशा अंतरिक्ष की खोज हो गई बच्चों। तो यहां से यूरोप से, ये क्या है यूरोप, ये अफ्रीका महाद्वीप, ये जो है जुड़ा हुआ क्षेत्र है, ये अरब कंट्रीज हो गए, यहाँ ये फारस की खाड़ी हो गई। इस प्रकार से बार्थोलोमो डियाज ने आशा अंतरिक्ष की खोज की बच्चों, और
पुर्तगीज नाविक था जिसका नाम तो कोलंबस। क्या नाम था बच्चों? दो दो नामों को याद रखना। कोलंबस और वास्को डी गामा। इसे जो है पुर्तगाल के राजा ने सहायता नहीं दी, तो ये कोलंबस जो है स्पेन के राजा के यहाँ चला गया और स्पेन के राजा ने इसे जो संरक्षण दिया, कुछ जहाजों का काफिला दिया। उन जहाजों के जहाजों के काफिले के साथ कोलंबस भारत की खोज के लिए निकला। लेकिन इसने जो है, इसे आना चाहिए था ऐसा, लेकिन ये ऐसे चला गया और ऐसे घूमते हुए कहाँ पहुंच गया? उल्टी जगह पहुंच गया। यहाँ पर पहुंच गया बच्चों, एक जगह पहुंच गया। यहाँ क्या था? अमेरिका महाद्वीप। क्या था बच्चों? अमेरिका महाद्वीप। तो कोलंबस भारत की खोज में निकला था, लेकिन उसने रास्ता उल्टा पकड़ लिया तो कहाँ पहुंच गया? अमेरिका। इसलिए कोलंबस को अमेरिका की खोज का श्रेय दिया जाता है। बाद में अन्य पुर्तगीज और स्पेनिश बस्तियां वहां बस गईं। स्पेन वालों ने वहां की सभ्यता को अधिक मात्रा में लूटा, वहां के सोने चांदी को लूटा, उनकी सभ्यताओं को नष्ट कर दिया, वहां के लोगों को गुलाम बनाया, उनकी बुरी तरीका से उन्हें प्रताड़ित किया, उनकी जनसंख्या हमेशा घटती चली गई। इस प्रकार से 1492 में कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। अब पुनः भारत की खोज के लिए प्रयास किए जाने लगे। तो एक जो है पुर्तगीज नाविक वास्को डी गामा 1498 में, मई 1498 में पुर्तगाल से होता हुआ, जो है आसान तरीफ से होता हुआ भारत के ये जो क्षेत्र है बच्चों, केरल का क्षेत्र है। केरल के कालीकट नामक बंदरगाह पर 17 मई 1498 को कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा अब्दुल मजीद नामक एक अरबी व्यापारी था। अब्दुल मजीद नामक अरबी व्यापारी इस व्यापारी की मदद से जो है ये यहाँ मिल गया था इन लोगों को, अरबी व्यापारी, और यहाँ से ये जो है भारत के किनारे तक इसको ले गया। इस प्रकार अब्दुल मजीद की सहायता से केरल के कालीकट बंदरगाह पर वास्को डी गामा 17 मई 1498 को भारत के कालीकट नामक बंदरगाह पर कप्पू डाबी जिसका नाम था, उस स्थान पर इसने अपना शिविर लगाया। उस समय जो है कुछ अरबी व्यापारियों ने इसका विरोध किया, क्योंकि अरबी व्यापारी भारत के व्यापार पर कब्जा किए हुए थे। अतः लेकिन वहां के जो राजा थे, जिनकी उपाधि थी जमोरिन, राजा जमोरिन ने इसका स्वागत किया, वास्को डी गामा को व्यापार करने की स्वतंत्रता प्रदान की। इस प्रकार से वास्को डी गामा ने भारत से अधिक मात्रा में गरम मसाले
अपने जहाजों में 3 जहाज थे, इसके साथ तीनों जहाजों भर कर गया और जब वह अपने देश पहुंचा तो उसका हाथों हाथ माल बिक गया और उस माल से उसे जो है 60% का मुनाफा होगा। कितने प्रतिशत का मुनाफा होगा बच्चों? 60% का मुनाफा होगा। इससे जो है भारत की खोज हुई। तो भारत की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? वास्को डी गामा को। वास्को डी गामा ने 17 मई 1498 को कालीकट बंदरगाह पर जो है पहली खोज की। इस प्रकार से भारत की खोज हुई। अब सर्वप्रथम पुर्तगाल देश ने भारत की खोज की थी। पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा ने खोज की थी। अतः पुर्तगालियों ने भारत में अपने अभियान भेजने प्रारंभ कर दिए। 1498 के बाद 1500 में जो है पुनः कैब्रल के नेतृत्व में पुनः एक जो दल भारत में आया और वो भी जो है गरम मसाले भर कर ले गया। कैब्रल के पश्चात 1502 में वास्को डी गामा भारत के तट पर पुनः आया। तो वास्को डी गामा भारत में 2 बार आया, 1498 और 1502। अतः इस व्यापार से इन लोगों को बहुत लाभ हुआ और इस प्रकार से जो है फ्रांसिस्को अल्मीरा को पुर्तगाली कंपनी का गवर्नर बना दिया गया। अतः प्रथम पुर्तगाली गवर्नर कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मीरा। कौन था बच्चों? फ्रांसिस्को डी अल्मीरा। अब आप लोगों को तो पुर्तगालियों में पुर्तगाली सबसे पहला कौन आया?